हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। सो अगेन बेटा मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आरपीएससी 2026 के एमसीक्यू का सॉल्यूशंस। सो जिनको नहीं पता है मैं पहले बता देता हूँ कि अब तक हम लोग ऑलरेडी 8 पार्ट हम कवर कर चुके हैं। इसके हर एक पार्ट के अंदर 10 एमसीक्यू है। तो अगर आप जाओगे प्ले लिस्ट में देखोगे तो आरपीएससी के नाम से आपको आरपीएससी 2026 के नाम से आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर 8 पार्ट हम ऑलरेडी कवर करा चुके हैं। हर एक पार्ट में 10 एमसीक्यू है। 80 एमसीक्यू हम सॉल्व कर चुके हैं। आरपीएससी 2026 तो आरटीपीएससी 2026 फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के पेपर हैं। फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी पेपर है बेटा। ठीक है, आज हम कवर करने वाले हैं। आज हमारा जो पार्ट होगा वो 9th पार्ट होगा। मतलब कि टोटल आज को देखते हुए अगर हम देखेंगे तो हमारे 90 एमसीक्यू सॉल्व हो चुके होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, आज को अगर अपन देखते हुए होंगे तो। सो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ साथ। ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने देखो क्वेश्चंस के अंदर क्या बोला गया है। क्वेश्चंस के अंदर इन्होंने बोला क्या है, देखो एक मिनट। क्वेश्चंस में इन्होंने बोला है कि देखो गोज कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल एज स्पीसीज कैन इवॉल्व मैकेनिज्म टू प्रमोट को एग्जिस्टेंस विच मैकेनिज्म्स exemplified by MacArthur's warblers allow species to stay in the same habitats by choosing different foraging patterns। ठीक है, तो इसको मैं वापस हिंदी में भी समझा देता हूँ। देखो हिंदी में क्या बोल रहे हैं, गोज के प्रतिस्पर्धा अपवर्जन सिद्धांत सर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि जो गोज का जो कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो बेटा यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रजातियाँ जो स्पीसीज होती है प्राय सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए तंत्र विकसित करती है। मतलब कि भैया हम दोनों आपस में लड़ाई क्यों करें, एक काम करते हैं हम अपने आप में कुछ इवोल्यूशन करते हैं एंड हम क्या करते हैं कुछ ऐसा चेंज करें कि हम दोनों साथ साथ रह लें। समझ रहे हो मेरी बात को। दोनों स्पीसीज क्या कह रही है, बहुत समझदार है। वो बोल रही है कि मैं कंपटीशन नहीं करना चाहती, तो दूसरी वाली बोल रही है मैं भी नहीं चाहती हूँ। तो भैया साथ साथ कैसे रहें? या तो देखिए अपन दोनों ही काम करते हैं, हमारे अंदर इवोल्यूशन क्रिएट करते हैं, या हम क्या करते हैं हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि जिसके वजह से ना तेरे को दिक्कत हो ना मुझे दिक्कत हो। समझ रहे हो मेरी बात को। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। फिर इसने बोला कि मैकार्थर की फुदकी वार्बलर द्वारा उदाहरण कौन सा तंत्र प्रजातियों को अलग अलग भोजन खोजने के प्रतिरूप चुनकर एक ही आवास में रहने की अनुमति देता है। तो भैया यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि विच मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म एक्सएम्प्लीफाइड बाय मैकआर्थर वार्बलर, जो कि उनको अलाउ करता है इस चीज़ को कि भैया एक ही जगह पे रहो, एक ही प्लांट के ऊपर रहो, और एक ही प्लांट के ऊपर रहने के बाद में इन्होंने बोला कि भैया चूज़ कर लो कि भैया तुम्हारे खाने की जगह और पैटर्न। सो बेटा इन्होंने देखा कि इन्होंने गोज, अगर अपन देखो इस क्वेश्चन को तो अपन समझ चुके हैं। तो गोज का जो कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है बेटा, वो बोलता है अगर दो स्पीसीज है वो रिसोर्स के लिए कम्पीट कर रही है, मतलब दो स्पीसीज अगर सेम रिसोर्स के लिए कम्पीट कर रही है तो बेटा एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को क्या करेगी, एलिमिनेट कर देगी। बट रियल में नेचर में ऐसा हमेशा नहीं होता है। जरूरी नहीं कि हमेशा एलिमिनेट करा दिया जाए, क्योंकि स्पीसीज इवॉल्व करना चाहती है, को एग्जिस्ट करना चाहती है। ठीक है, तो वो अपने आप में कुछ डेवलपमेंट करती है। तो मैकआर्थर वार्बलर जो है उसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप देखो, ये देखो मैंने यहाँ पे इमेज लगा रखी है। सो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, ये जो वार्बलर है बेटा, इन्होंने जो चिड़िया है ये वार्बलर है बेटा, ये देखो कितने सारी वार्बलर है। तो इन्होंने क्या करा बेटा, इन्होंने रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर दी। इन्होंने बोला कि भैया मैं टॉप ऑफ द ट्री रहूँगा, मैं अपर ब्रांच पे रहूँगी, मैं मिडिल ब्रांच पे रहूँगी, मैं लोअर ब्रांच पे रहूँगी, मैं बॉटम ऑफ द ट्री पे रहूँगी। तो इन्होंने अपने आप का क्या करा बेटा, इन्होंने रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर दी। मतलब कि ये डिफरेंट स्पीसीज ऑफ जो वार्बलर है एक ही ट्री पर रहते हैं, बट वो ट्री के डिफरेंट पार्ट से फूड कलेक्ट करते हैं बेटा। सेम पार्ट से नहीं करेंगे, सेम पार्ट से करेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। तो इन लोगों ने क्या डिस्कस किया कि भैया तुम अपना अपना पार्ट अलग अलग कर लेते हैं, पार्टीशन कर लेते हैं, और अलग अलग जगह से अपन खाना खाते हैं। तो कोई टॉप ब्रांच पर फीड कर रहा है, कोई मिडिल पार्ट पर फीड कर रहा है, कोई लोअर ब्रांच पर फीड कर रहा है। तो मतलब कि एक ही हैबिटाट में है, कंपटीशन अवॉइड करने के लिए रिसोर्स को डिवाइड कर लिया कि भैया ये मेरा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा, ये तेरा हिस्सा। तो इस मैकेनिज्म को क्या बोला, इस मैकेनिज्म को बोला है बेटा क्या, रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो सेम जगह डिफरेंट काम, नो अगर अपन बात करें कोई नो कंपटीशन को एग्जिस्ट पॉसिबल देखने को मिल जाएगा। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संसाधन विभाजन, रिसोर्स पार्टीशनिंग इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। आई होप आप लोगों को दोनों को समझ में आ गया होगा, हिंदी मीडियम वालों को, इंग्लिश मीडियम वालों को, दोनों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, इन्होंने बोला पिरामिड ऑफ एनर्जी इज नेवर इन्वर्टेड। मतलब कि भैया निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहे कि ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है, ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता है। मतलब कि वो हमेशा अपराइट देखने को मिलेगा, कभी भी आपको उल्टा देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि बेटा यहाँ पे प्राइमरी मतलब यहाँ पे हम बात करें प्रोड्यूसर, फिर यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर, फिर यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर
टॉप कार्निवर्स भी हो सकते हैं। तो बेटा एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूसर से कहाँ जा रही है, एनर्जी हमेशा प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर से किसके पास जाएगी, सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टॉप कार्निवर्स। मतलब कि भैया एकदम क्या देखने को मिल रहा है, जो एनर्जी का फ्लो है इकोसिस्टम के अंदर ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल है। एनर्जी का फ्लो कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, तो ये कैसा होगा, सन से कैसा होगा, अगर मैं बात करें सन से किसके पास जाएगी, अरे सन से किसके पास जाएगी, प्रोड्यूसर के पास जाएगी, प्रोड्यूसर से ये किसके पास जाएगी, कंज्यूमर्स के पास जाएगी। ठीक है, तो ये बेटा हमेशा क्या देखने को मिलेगा, ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा बेटा यूनिडायरेक्शनल। तो हर ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी लॉस होती है हीट के फॉर्म के अंदर। अप्रोक्सीमेट 10% लो यहाँ पे हम फॉलो करते हैं, 10% जो रूल है, नियम है यहाँ पे लागू होता है। तो प्रोड्यूसर के पास में मैक्सिमम एनर्जी होती है, फिर टॉप कंज्यूम के पास में जैसे जैसे हम जाएंगे मिनिमम एनर्जी होती जाएगी। इसी वजह से एनर्जी पिरामिड क्या होगा, इन्वर्टेड नहीं होता है, हमेशा अपराइट होता है। दैट्स वाई वी कैन से ये एकदम करेक्ट है। फिर इसने बोला पिरामिड ऑफ नंबर गिव ए ट्रू पिक्चर ऑफ फूड चेन। तो बेटा पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा ये बोल के जा रहा है, देखो इसने बोला है संख्या का पिरामिड खाद्य श्रृंखला का सत्य चित्रण करते हैं। क्या ऐसा देखने को मिलेगा, नो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे उल्टा केस देखने को मिल जाता है। ये स्टेटमेंट गलत क्यों हो गया है, क्योंकि पिरामिड का नंबर कभी अगर अपन बात करें इन्वर्टेड या इरेगुलर भी हो सकता है, समझ रहे हो, हमेशा ऐसा नहीं है अपराइट ही देखने को मिलेगा, कभी इन्वर्टेड भी हो सकता है, तो इरेगुलर भी देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन देखें, अगेन मैं बेटा एक पेड़ यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, इस पेड़ के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोड्यूसर तो एक ही है, पर इसके ऊपर अगर यहाँ पे कोई इंसेक्ट है तो इंसेक्ट का नंबर यहाँ पे क्या होगा, लॉट ऑफ इंसेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट यहाँ पे क्या हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर एक है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्री जो प्रोड्यूसर है वो सपोर्ट करता है मेनी इंसेक्ट को, प्राइमरी कंज्यूमर्स को, तो यहाँ पर पिरामिड क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। इसलिए ये ट्रू पिक्चर नहीं देता इकोसिस्टम का, समझ रहे हो मेरी बात को, कभी अपराइट दे सकता है, कभी इन्वर्टेड दे सकता है। दैट्स वाई वी कैन से कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी के साथ में अगर अपन बात करें तो आंसर हमारा हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट ए। समझ में आया, ओनली स्टेटमेंट, केवल कथन ए यहाँ पे सत्य बोल रहा है बेटा, रिमेनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिपिड एंड लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि भैया आपको क्या करना है, यहाँ पे कंसिडर करना है। इन्होंने बोला है कि प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं, प्लाज्मा आपको पता ही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, लिपिड बाय लेयर होती है बेटा, ये लिपिड बाय लेयर है। अब इसके अंदर देखो ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो जो लिपिड बाय लेयर आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आपकी लिपिड बाय लेयर आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलती है ना। अब इसके अंदर देखो दो चीज़ आपको देखने को मिलती है, देखो एक तो आपको देखो कैसे देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, और एक स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसे देखने को मिलती है। अब ये दोनों के दोनों क्या है, देखो आपको अगर अपन बात करें, ये सैचुरेटेड जो सैचुरेटेड आपके फैटी एसिड होते हैं, कौन होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड। देखो एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एक होता है सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड के केस में लिपिड का आपको अरेंजमेंट कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता है, बट अनसैचुरेटेड के केस में बेटा आपको कैसे देखने को मिलेगा, आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है अरेंजमेंट। ठीक है, अब ऐसा कुछ अरेंजमेंट देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, कुछ चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। क्या चेंज देखने को मिलता है, देखो यहाँ पे किंक देखने को मिल रहा है। अब इस किंक की वजह क्या होता है वो थोड़ी देर में मैं समझाने वाला हूँ। तो और इसमें देखते हैं इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला लिपिड एक्सहिबिट ए हाई डिग्री ऑफ मोबिलिटी इन मेम्ब्रेन देन प्रोटीन। तो डेफिनेटली बेटा कोई लिपिड मॉलिक्यूल है तो बेटा वो क्या करेगा, उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी मेम्ब्रेन के ऊपर, क्योंकि लिपिड बाय लेयर है, जिसके अंदर अगर बात करोगे तो पोलर हेड देखने को मिलता है, पोलर हेड देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे जो टेल्स होती है, ये क्या होती है, जो टेल होती है वो क्या होती है बेटा, अगर आप देखोगे तो नॉन पोलर देखने को मिलेगी, नॉन पोलर बोल सकते हो। ये होती है हमारी हाइड्रोफोबिक और ये होता है हमारा हाइड्रोफिलिक। ये ध्यान रखना बेटा, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर से कांटेक्ट में ये रहेगा, ये वाला पार्ट रहेगा, बट ये वाला पार्ट क्या होगा, कांटेक्ट में नहीं रहेगा, हाइड्रोफोबिक होगा ये। ठीक है, तो आपका पोलर हेड देखने को मिलता है, नॉन पोलर टेल देखने को मिलती है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि कोई प्रोटीन है, तो प्रोटीन, अब देखो दोनों इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने यहाँ पे बोल रहे हैं लिपिड एक्सिबिट हायर मोबिलिटी देन प्रोटीन। तो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड ज़्यादा क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटीन। सही बात है बेटा, क्योंकि लिपिड स्मॉलर साइज़ के होंगे, लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं, फास्ट मूव करते हैं। प्रोटीन अगर आप देखोगे लार्ज होते हैं, एंकर हो सकते हैं, लिमिटेड मूवमेंट देखने को मिल सकती है, प्रोटीन के ऊपर चार्ज हो सकते हैं, एंड वो क्या करेगा, एक तरह से उसको आने जाने को थोड़ा
गड़बड़ा देता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक तरह से ईजिली फ्रीली मूव कर सकते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, इसलिए लिपिड की मोबिलिटी क्या होगी, प्रोटीन से ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये करेक्ट बात बोल दी। फिर इसने बोला लेटरल मोबिलिटी, मतलब कि लेफ्ट टू राइट अगर हम बात करें, समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ पे, या अपन ये बोल रहे लेटरल मतलब लेटरल मोबिलिटी ऑफ लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ग्रेटर देन ट्रांसफर मोबिलिटी। ट्रांसफर मतलब यहाँ से या तो ऊपर जाओ या यहाँ से नीचे आ जाओ। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इन्होंने बोला है कि देखो बेटा, इन्होंने बोला लेटरल मोबिलिटी मतलब या तो आप इधर चल जाओ या आप इधर चल जाओ, अपने लेफ्ट एंड राइट में मूव करो। ठीक है, ये वाला ये मॉलिक्यूल से अपने लेफ्ट या राइट में मूव करें। तो इन्होंने बोला लेटरल मोबिलिटी क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ग्रेटर होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ट्रांसफर मोबिलिटी। तो ये भी एक तरह से अगर बात करें तो बेटा एकदम सही बात बोली है। लेटरल मोबिलिटी वेरी फास्ट देखने को मिलती है। ट्रांसफर मोबिलिटी अगर आप बात करो फ्लिप एंड फ्लॉप वेरी रेयर होगी, स्लो होगी, और एंजाइम चाहिए होंगे ट्रांसफर मोबिलिटी के लिए। मतलब इसमें फ्लिपेज एंड फ्लॉपेज कि भैया मेरे को अंदर लेना है या मेरे को बाहर लेके जाना है प्रोटीन को, तो फ्लिप एंड फ्लॉप मैकेनिज्म यहाँ पे चलता है, फ्लिपेज एंड फ्लॉपेज काम करता है। तो ये मोबिलिटी क्या होती है अगर देखा जाए तो एज कम्पेयर टू, अगर लेटरल मोबिलिटी के कंपेयर में थोड़ा कम देखने को मिलेगी ट्रांसफर मोबिलिटी। तो इसने ये बोला है कि लेटरल मोबिलिटी ऑफ लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ग्रेटर देन ट्रांसफर मोबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा यहाँ पे तो देखो लिपिड है पूरा का पूरा, बट ऊपर यहाँ पे हाइड्रोफोबिक भी तो देखने को मिल जाएगा। तो दैट्स वाई अंदर अपन लेफ्ट टू राइट अगर या राइट टू लेफ्ट अगर अपन क्या कर रहे हैं, मूव करें, तो बहुत बेस्ट है एज कम्पेयर टू अगर मेरे को फ्लिप एंड फ्लॉप करना है तो ये भी करेक्ट बात बोली। फिर इसने बोला इंक्रीज द अमाउंट ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड इंक्रीज फ्लूइडिटी इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि भैया आपका अगर अनसेचुरेटेड है तो ये देखो ये केस आ जाता है अनसेचुरेटेड के केस में, और ये आता है सैचुरेटेड फैटी एसिड के केस में। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के केस में है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड USFA का मतलब समझ जाना, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड लिखा है मैंने। सो सैचुरेटेड के केस में क्या होता है अगर आप बात करो तो देखो यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो ये एकदम करेक्ट बात बोली है इन्होंने, ठीक है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से RPSC ने इसका आंसर गलत दिया है, और क्यों दिया वो भी मैं आंसर देने वाला हूँ कि जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम डेप्थ में अगर अपन सोचें तो ये क्यों स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो देखो इन्होंने बोला अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इंक्रीज फ्लूइडिटी, ये एकदम करेक्ट बात बोली है इन्होंने, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, इसके अंदर क्या देखने को मिलेंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर डबल बॉन्ड होते हैं बेटा कार्बन कार्बन के बीच में, मतलब हम क्या बोल सकते हैं डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये चेन को क्या करते हैं, बैंड कर देते हैं, किंक कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो ये किंक क्रिएट कर दी इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, इसकी वजह से पैकेजिंग लूज हो जाती है, तो मेम्ब्रेन ज़्यादा फ्लूइड हो जाती है। बट इन्होंने बोला है ओनली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का ही नाम लिया है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से किंक स्ट्रक्चर क्रिएट हुई, सही बात है, पैकेजिंग लूज हुई, सही बात है, फ्लूइडिटी इंक्रीज होती है, सही बात है। बट एग्जाम कॉन्टेक्स्ट में अगर आपने देखे RPSC के लेवल पे या NCERT जो फ्रेम करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेटा स्टेटमेंट इनकम्प्लीट माना जाएगा, क्योंकि ओनली एंड ओनली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, ओनली एंड ओनली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये डिसाइड नहीं कर सकते कि फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी। इसके लिए फ्लूइडिटी डिपेंड करती है मल्टीपल फैक्टर के ऊपर, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल कैसा है, टेम्परेचर उस टाइम पे कैसा है, लिपिड का कंपोजिशन कैसा है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो सब मिलकर के डिसाइड करते हैं आपके मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी के रिगार्डिंग। दैट्स वाई यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है, इनकम्प्लीट मतलब पार्शियली कंप्लीट बोल सकते हैं, इसलिए परफेक्ट हम नहीं बोल रहे, इसलिए हमने इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। आंसर हम यहाँ पे बोल सकते हैं A और B, यहाँ पे हमारे को आंसर देखने को मिल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? वैसे देखा जाए, अगर नॉर्मल देखा जाए तो ये आपका ऑप्शन वैसे बिल्कुल गलत नहीं है। अगर बहुत ही ज़्यादा एकदम फुल्ली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का नंबर सैचुरेटेड से ज़्यादा देखने को मिलेगा, अगर मैं रेशो की बात कर लूँ, अगर 80 या 20 का रेशो आ जाए या 70 या 30 का रेशो आ जाए तो डेफिनेटली बेटा ये स्टेटमेंट कोई गलत बात नहीं है, गलत नहीं है। बट RPSC ने इसका आंसर क्या है, A और B दिया है। RPSC बोल रहा है कि इसका आंसर A और B होगा, और A और B लगाने का रीज़न मेनली यही हो सकता है कि भैया इन्होंने क्या देखा है, इन्होंने बोला कि ओनली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये डिसाइड कर सकते कि भैया क्या वो हो सकता है, क्योंकि इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, उस टाइम पे टेम्परेचर क्या है, इट डिपेंड ऑन कि भैया वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है, इट डिपेंड ऑन कि भैया लिपिड मॉलिक्यूल या लिपिड कंपोजिशन कैसा है। ये सारे के सारे मल्टीपल फैक्टर डिसाइड करते हैं फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट्स वाई वी कैन से कि C क्या है बेटा, अगर स्ट्रिक्टली एग्जाम क्या करे, इंटरप्रिटेशन करे तो वो बेटा इसको गलत कर देगा। दैट्स वाई यहाँ पे A और B क्या है, सेफ है, एंड C क्या है, कंसेप्चुअल करेक्ट है, बट समटाइम इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, जब हम मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, RPSC क्वेश्चन लगाते हैं, तो उस बिहाफ पे अपन इसको सही करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आंसर A और B सेफ ऑन साइड है, दैट्स वाई आंसर विल बी 4th, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इन प्रोकैरियोट सेल सर्कुलर डीएनए इज फाउंड इन, तो बेटा प्रोकैरियोट के अंदर जो सर्कुलर डीएनए होता है वो कहाँ देखने को मिलेगा, सिंपल था क्वेश्चन से। तो आपको पता ही है प्रोकैरियोट के अंदर, ये देखो ये अगर मैं बात करूँ प्रोकैरियोट या इकोलाई की मैं अगर बात करूँ इकोलाई के अंदर, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे न्यूक्लियस तो देखने को मिल या न्यूक्लियोलस देखने को नहीं मिलेगा, न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा, समझ लो मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोइड, मतलब प्रोकैरियोट कोशिका में वर्ताकार डीएनए पाया जाता है कहाँ पर, न्यूक्लियोइड के अंदर देखने को मिलेगा, बोलो हाँ या ना, कहाँ देखने को मिलता है, न्यूक्लियोइड के अंदर। जो डीएनए प्रेजेंट होता है बेटा वो कहाँ होता है, प्रोकैरियोट सेल लाइक बैक्टीरिया के अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता ही नहीं है, एज वी नो डेट, जैसे हमें पता है। इसलिए उनका डीएनए किसी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। तो डीएनए सर्कुलर फॉर्म में देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म में ही बेटा प्रेजेंट होता है, उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोल देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरियर इन द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैन एक्सेप्ट एंड डोनेट हाइड्रोजन एटम्स। तो बेटा इनमें से कौन है जो कि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता है, डोनेट कर सकता है, ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं या प्रोटॉन को दे सकते हैं। तो बहुत ही ईजी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करिए तो एक बार के लिए देख लेते हैं अपन। ये लो, ये मैंने बना दी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये क्या बना दी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बनाने के बाद में हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम बना देते हैं, ये देखो ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, और यहाँ पे मैं थोड़ा यूँ कॉम्प्लेक्स सेकंड ऐसा बना देता हूँ क्योंकि मेरे को कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने आगे। ये बनाया मैंने कॉम्प्लेक्स थर्ड, ये बनाया मैंने कॉम्प्लेक्स फोर्थ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास में F0 F1 पार्टिकल्स भी होंगे, F0 F1 पार्टिकल्स भी यहाँ पे मेरे को देखने को मिल सकते हैं, F0 F1 पार्टिकल्स। तो ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट हो गया, ये कॉम्प्लेक्स सेकंड हो गया, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड हो गया, ये कॉम्प्लेक्स, अरे सेकंड तो चला गया नीचे, ओके, ये कॉम्प्लेक्स सेकंड हो गया, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड हो गया, ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ हो गया, और ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ हो गया, बोलो हाँ है ना। यहाँ तक तो ईजिली समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अरे ओके, अब देखो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में यहाँ पे NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो NADH ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसके अंदर, NAD प्लस के अंदर। और सेम यहाँ पर भी ये जो आपके NADH प्लस H प्लस है ना, ऐसे यहाँ पे FADH2 कन्वर्ट हो जाते हैं FAD प्लस के अंदर, समझ रहे हो। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे, यहाँ से भी सेम इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे, पर ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे आता है बेटे, यहाँ पे बीच में क्या, कौन, क्यूनॉन। तो आपका क्यूनॉन किसके अंदर, QH2 क्यूनॉल के अंदर कन्वर्ट होता है, बोलो हाँ या ना। तो इसने क्या करा, इसने देखो H2 मतलब ये वो बंदा है भैया, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये देखो, ये देखो ये क्या कर रहा है, ये आपका, ये अगर आप देखोगे तो देखो ये क्यूनोल में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि भैया इलेक्ट्रॉन भी ले रहा है और प्रोटॉन भी ले रहा है, H प्लस भी ले रहा है। फिर ये H प्लस को डोनेट करेगा और ये खुद अब वापस से क्यूनॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ये किसको देगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड को देगा, थर्ड से ये साइटोक्रोम C से होते हुए, साइटोक्रोम ये आपका C से होते हुए ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ को देते हुए ये आगे ट्रैवल कर देगा, बोलो हाँ या ना, आगे ट्रांसफर कर देगा। सो यहाँ पे इन दैट केस देखो, यहाँ पे हम अगर अपन देखें यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे आपको पता है इन दैट केस यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होता है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के अंदर वाटर ब्रेकडाउन होता है, रेस्पिरेशन के टाइम पे वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये जो दो प्रोटॉन होंगे या मैं बोलूँ यहाँ पे ऑक्सीजन होगी, ये मिल करके यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये आपके वाटर का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। एंड ETS अपना यहाँ पे अपना ATP सिंथेसिस चल ही रहा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप पूरे कॉम्प्लेक्स में बात करें, कॉपर की बात करें अपन, कॉपर ये आपको देखने को मिलता है, कॉपर सेंटर कहाँ देखने को मिलता है आपका कॉम्प्लेक्स फोर्थ के अंदर, तो यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर, तो यहाँ पे भी देखने को नहीं मिलेगा। साइटोक्रोम आपको देखने को मिलते हैं, साइटोक्रोम में कॉपर है, तो ये बेटा कॉम्प्लेक्स फोर्थ में देखने को मिलते हैं। तो ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करते हैं। ये प्रोटॉन मतलब हम बोलेंगे हाइड्रोजन, अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन एटम को डोनेट करना है और एक्सेप्ट करना है, तो इसके अंदर साइटोक्रोम कभी नहीं करेगा हाइड्रोजन को एक्सेप्ट एंड डोनेट। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, कॉपर सेंटर नहीं करता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाता है, हमारे पास एक बचता है क्यूनोन। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन से वाहक हाइड्रोजन परमाणु को ग्रहण और दान कर सकते हैं। तो कॉपर के अंदर आपको फोर्थ में देखने को मिलता है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ के अंदर, ठीक है। आयरन सल्फर आपको फर्स्ट एंड सेकंड में देखने को मिलता है। तो कभी भी अपने देखोगे ही नहीं कि ये आपके हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है या दे रहा है, कभी नहीं देखोगे। साइटोक्रोम भी कभी नहीं करता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्यूनोन होता है, क्यूनोन कन्वर्ट हो जाता है क्यूनोल के अंदर, बोलो हाँ या ना,
समझ रहे हो मेरी बात को। हाइड्रोजन हम बोल सकते हैं H इजिकल टू यहाँ पे प्रोटॉन एंड हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन। दोनों अगर अपन बात करें दोनों को कौन ले सकता है कौन दे सकता है, तो कॉपर सेंटर अगर अपन बात करें तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। क्यूनोन बेटा एक तरह से यूबी क्यूनोन अगर अपन देखिए कोएंजाइम क्यू, तो बेटा ये क्या करता है प्रोटॉन को बेटा और इलेक्ट्रॉन को दोनों को एक्सेप्ट भी करता है एंड बेटा फिर ये डोनेट भी कर देता है, आगे ट्रांसफर भी कर देता है। ठीक है, तो ये ट्रू हाइड्रोजन कैरियर बोल सकते हैं किसको, क्यूनोन को बोल सकते हैं। एंड आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स बेटा सिर्फ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है, साइटोक्रोम भी इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह। तो यहाँ पे हमारे पास में एक ऑप्शन बच जाता है, कौन सा, हमारे पास क्यूनोन। आंसर विल बी सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक चेंज डज नॉट टर्न्स प्रोटोऑन्कोजीन इनटू ऑन्कोजीन। इनमें से कौन है जो कि प्रोटोऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट नहीं करता है। तो देखो दो टाइप की जीन होती है, एक तो होती है कौन सी, प्रोटोऑन्कोजीन, एक होती है प्रोटोऑन्कोजीन। ठीक है, एक होती है ट्यूमर सप्रेसिव जीन। ये दो टाइप की जीन देखने को मिलती है। अब इन दोनों जीन के अंदर ये मैंने डीएनए बना दिया, यहाँ पे मैंने जीन रख दी, यहाँ पे मैं अगर डीएनए बना देता हूँ और यहाँ पे ये जीन रख देता हूँ, तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इनका ट्रांसक्रिप्शन कर रहा हूँ, या मैं अगर देखो सॉरी अपन इसको ऐसे समझते हैं कि इसका अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर अगर म्यूटेशन कोज होता है, इसके अंदर म्यूटेशन कोज हो जाता है, तो प्रोटोऑन्कोजीन इज कन्वर्टेड इनटू, ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसके अंदर, ऑन्कोजीन के अंदर, ऑन्कोजीन के अंदर। और ऑन्कोजीन क्या करते हैं, जब इनका ट्रांसक्रिप्शन होता है, इनका जब ट्रांसलेशन होता है, इनका जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, इनका जब ट्रांसलेशन देखने को मिलेगा, तो ये जो प्रोटीन्स बनाते हैं ना ऑन्कोजीन, ये बहुत ही ज़्यादा लेवल के एक्सप्रेशन करते हैं। मतलब कि इनके अंदर गेन ऑफ फंक्शन देखने को मिलता है, गेन ऑफ फंक्शन देखने को मिलता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन करते हैं। जबकि ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर अगर मैं यहाँ पे म्यूटेशन कोज करता हूँ, यहाँ पे अगर म्यूटेशन कोज करता हूँ, तो ट्यूमर सप्रेसर जीन, अब ये क्या करते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन TSG लिख रहा हूँ, इनका मैं ट्रांसक्रिप्शन करूँगा, इनका जब मैं ट्रांसलेशन करूँगा, तो बेटा ये जो प्रोटीन बना रहे हैं ना बहुत ही कम अमाउंट में बनाते हैं। मतलब कि यहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिल जाता है, लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गेन ऑफ फंक्शन मिला था, प्रोटोऑन्कोजीन जब ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होगी, जब एक्सप्रेस होगी, तो गेन ऑफ फंक्शन मतलब कि पहले की तुलना में ज़्यादा एक्सप्रेस होने लग जाएगी प्रोटीन। ठीक है, जैसे कि इनके अंदर RT के पाथवे अगर अपना आ जाता है, यहाँ पे RS रास आ जाता है, यहाँ पे RF आ जाता है, राफ है, C मिक आ जाता है, यहाँ पे फोस आ जाता है, यहाँ पे जून आ जाता है, ये सारी प्रोटीन आती है। यहाँ पे आपके पास में P53 आ जाती है, यहाँ पे आपके पास में P53 आ जाती है, रेटिनोब्लास्टोमा आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे इन दैट केस, तो ये इनके एग्जाम्पल है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक चेंज डज नॉट टर्न प्रोटोऑन्कोजीन इनटू ऑन्कोजीन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक परिवर्तन प्रोटोऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में परिवर्तित नहीं करता है। तो बेटा वेरी फर्स्ट ऑप्शन बोला इनिबिशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन इज नॉट ए प्रोटोऑन्कोजीन, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं अबूर्त संदमक जीन का संदमन। तो बेटा ये एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा कि इनिबिट करो आप ट्यूमर सप्रेसर जीन को, तो बेटा ये कभी भी डज नॉट चेंज इनटू प्रोटोऑन्कोजीन इनटू ऑन्कोजीन, दैट्स तो क्योंकि ये तो अलग ही हो गया। अगर इसके अंदर म्यूटेशन होगा तो लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिलेगा, मतलब प्रोटीन कम बनेगी। तो ये अगर हम बोले तो आंसर सही है। पॉइंट म्यूटेशन से अगर जीन के अंदर पॉइंट म्यूटेशन करते हैं, तो बेटा पॉइंट म्यूटेशन की वजह से क्या हो सकता है, एक सिंगल पर्टिकुलर जगह पे पॉइंट म्यूटेशन की वजह से आपकी जीन एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। मतलब कि आपका जीन ओवर एक्सप्रेस हो सकती है, ओवर एक्टिव हो सकती है, जिसके वजह से प्रोटोऑन्कोजीन ऑन्कोजीन के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। ऐसे जीन एम्पलीफिकेशन के केस में भी प्रोटोऑन्कोजीन अगर आप कुछ एम्पलीफाई कर दो, कुछ चेंज कर दो, जिसकी वजह से जो एक्सप्रेशन है वो एज कम्पेयर टू अर्लियर वो ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा प्रोटीन बन रही है, तो वो भी आपके प्रोटोऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर देगी। सेम ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोजिशन ऑफ जीन इन लोकेशन। तो बेटा अगर अपन क्या कर रहे हैं कि एक जीन की लोकेशन चेंज कर रहे हैं, जीन को न्यू लोकेशन पर एक जगह से दूसरी जगह पर चला जा रहा है, तो बेटा इसकी वजह से अगर वो जीन किसी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर के कांटेक्ट में आ गया, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर के पास में चला गया, तो बेटा वो ओवर एक्सप्रेस करने लग जाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल भी देखने को मिलता है, इसका एग्जाम्पल भी देखने को मिलता है ट्रांसलोकेशन का, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, फिलाडेल्फिया। ठीक है, ये बेटा यहाँ पे जो फिलाडेल्फिया ये क्रोमोसोम हम बोलते हैं, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे प्रोटोऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाती है, कि इसका एक बेस्ट एग्जांपल हो जाता है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं फिलाडेल्फिया। ठीक है,
सो यहाँ पे आप देखोगे तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली 1 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच पेयर इज इनकरेक्टली मैच विद रेफरेंस टू प्रोग्राम सेल डेथ। इनमें से कौन सा है जो कि इनकरेक्टली क्या हो रहा है, पेयर है देखने को मिल रहा है, मतलब कि प्रोग्रामित कोशिका मृत्यु के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत रूप से सम्मिलित है, कि भैया इनमें से कौन सा है जो गलत है। सो वेरी फर्स्ट अगर आप बात करोगे, रीपर यूनिवर्सल एक्टिवेटर इन वर्टिब्रेट्स, इन वर्टिब्रेट नहीं है ये वर्टिब्रेट्स के अंदर बोल रहा है। यूनिवर्सल एक्टिवेटर है किसके अंदर, इन्होंने बोला है वर्टिब्रेट्स के अंदर, जबकि ये गलत बात बोल दी बेटा यहाँ पे इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे हमें यही तो बोल रहा था, इनकरेक्टली मैच बताना है। तो रीपर क्या होता है, रीपर की बात करें, रीपर एक प्रोटीन होती है, एक्चुअली फाउंड होता है किसके अंदर, इंसेक्ट के अंदर। ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, इंसेक्ट के अंदर देखने को मिलता है। इंसेक्ट लाइक अगर हम बात करें, ये देखने को मिलेगा बेटा किसके अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर देखने को मिलता है, ड्रोसोफिला के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब ये क्या होगा बेटा, ये अपोप्टोसिस एक्टिवेट करते हैं इनवर्टिब्रेट्स में। ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, क्या एक्टिवेट करेंगे, ये एक्टिवेट करते हैं अपोप्टोसिस। समझ रहे हो मेरी बात को, किसके अंदर करते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। समझ रहे हो मेरी बात को, ये इनवर्टिब्रेट्स के अंदर करते हैं। वर्टिब्रेट्स में रेपर नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो गया, मैच गलत हो गया। आंसर हो जाएगा 1, मतलब रीपर आगे पृष्ठवंशियों में सार्वभौमिक सक्रिय होता है, ऐसा नहीं होता है। ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, इनवर्टिब्रेट्स में। फिर आता है यहाँ पे बैक्टीरियोवायरस इनहिबिट कर रहा है पीसीडी को, ठीक है। तो बैक्टीरियोवायरस क्या है, बैक्टीरियोवायरस जो अगर आप देखोगे तो प्रोटीन जैसे होती है P53, आप जो अपोप्टोसिस करती है उसको ब्लॉक करते हैं, जैसे कि इनहिबिट कर रहा है पीसीडी मतलब प्रोग्राम सेल डेथ। तो यहाँ पे जो P53 है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, पीसीडी प्रोग्राम सेल डेथ, तो ये बेटा उसको ब्लॉक कर देगा। वायरस होस्ट को जिंदा रखता है फॉर रेप्लिकेशन, समझ रहे हो, प्रोग्राम सेल डेथ होने नहीं देगा। तो ये करेक्ट बात बोल दी है यहाँ पे। साइटोकाइनिन इंड्यूस पीसीडी, तो साइटोकाइनिन मतलब कुछ अगर अपन बात करें साइटोकाइंस, तो मतलब कुछ साइटोकाइन अपोप्टोसिस को बेटा ट्रिगर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देखोगे टीएनएफ फैमिली, इसके अंदर एग्जांपल देख लेते हो आप, टीएनएफ फैमिली, ये थोड़ा हाई लेवल की सेल बायोलॉजी चली गई है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी, हम क्लास के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। व्हाट इज P53, व्हाट इज ट्यूमर सप्रेसर जीन, व्हाट इज प्रोटोऑन्कोजीन, व्हाट इज टीएनएफ फैमिली। ये आज की जो क्वेश्चन है हमारे, अगर आप देखोगे ना, ये आपके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एंड ग्रेजुएट लेवल के आपको देखने को मिल जाएंगे। P53 वापस से ट्यूमर सप्रेसर जीन आ गया। तो अभी मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर ही बेटा प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, देखो ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर P53 यहाँ पे एग्जांपल देखने को मिलेगा, समझ रहे हो। तो ये अपन अगर पूरा का पूरा एक क्वेश्चन से अगर अपन पूरा का पूरा नॉलेज ले लेना, तो दूसरे क्वेश्चन में भी हमारे दिक्कत नहीं आती है। तो देखो P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये एकदम करेक्ट बात बोल दी। तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि यहाँ पे जो गलत बात बोली है, गलत है, यहाँ पे इनकरेक्ट मैच है वो रीपर है, ठीक है। इंसेक्ट में हम अगर हम बात करें तो आपका ये रीपर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ना कि आपको वर्टिब्रेट्स के अंदर। सो दैट्स वाई वी कैन से आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल एडिशन डेफिशिएंसी कैन रिजल्ट इन मैलिग्नेंसी ऑफ सेल, मतलब कि निम्नलिखित में से किस कोशिका आसंजन की कमी के परिणाम स्वरूप कोशिका की घातकता हो सकती है। तो बेटा यहाँ पे मतलब कि ट्यूमर कोज हो सकता है, मैलिग्नेंसी का मतलब क्या हो गया कि कैंसर हो सकता है। सो अगर हम बात करें, देखो मतलब कौन सी सेल एडिशन डिफिशियंसी की वजह से, उसकी कमी की वजह से मैलिग्नेंसी मतलब कि कैंसर स्प्रेड का कोज यहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वेरी फर्स्ट इन्होंने बोल रखा है डेस्मोसोम। तो व्हाट इज डेस्मोसोम, तो डेस्मोसोम बेटा स्ट्रॉन्ग सेल एडिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, स्पेशली टिश्यू लाइक स्किन के अंदर। इनकी डिफिशियंसी से टिश्यू वीक हो सकता है, बट ये डायरेक्टली मैलिग्नेंसी मतलब कि आपके कैंसर का मेजर कोज नहीं माना जाता। दैट्स वाई हम कह सकते हैं इसको इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम बात करें कैथरीन बेटा अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट कोज होता है, मतलब मेन सेल एडिशन मॉलिक्यूल हम बोल सकते हैं। एग्जांपल इसके अंदर आपको कैथरीन देखने को मिल जाएगा। अगर कैथरीन लॉस हो जाता है, अगर कैथरीन नहीं है तो सेल एक दूसरे से डिटेच हो जाते हैं। अब डिटेच हो गए तो क्या होगा, ट्यूमर सेल क्या होंगे, स्प्रेड होंगे, मेटास्टेसिस करेंगे बहुत स्पीड फास्टली। अगर एक सेल दूसरे से क्या होगा बेटा, डिटैच ही हो गए तो वो स्प्रेड हो जाते हैं, स्प्रेड करते हैं, मेटास्टेटिस होता है। तो ये कैंसर प्रोग्रेशन का मेजर क्या हो सकता है, रीजन देखने को मिल सकता है। बी एकदम करेक्ट बात बोली। प्लाज्मोडेस बेटा प्लांट के केस में देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये प्लांट के सेल के अंदर होते हैं। एनिमल के केस में नहीं मिलेंगे। एनिमल कैंसर या मैलिग्नेंसी से इनका कोई रिलेशन नहीं होता है। अगर आप देखोगे प्लाज्मोडेस बेटा, तो एपिडर्मिस से अगर अपन कॉर्टेक्स में सेल कोई किसी को भेज रहे हैं, कॉर्टेक्स से अगर अपन एंडोडर्मिस में भेज रहे हैं, फिर पेरिसाइकिल में भेज रहे हैं, तो इन सेल के बीच में एक जंक्शन क्रिएट होता है। उस जंक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, उस जंक्शन को ही हम क्या बोल रहे हैं,
ये देखो एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। तो यहाँ पे जो ये जंक्शन है ना, इस जंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस जंक्शन को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो यहाँ पे अगर हम बात करोगे तो प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट की केस में मिलेगा, ना कि कैंसर से कनेक्टेड है। तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा बी। बी मतलब ओनली बी आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी 1। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैल्सीपोडन बाइवॉल्व मॉलस्क की केस की बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा पैल्सीपोडन द्विकपाटी मॉलस्क का लक्षण नहीं होता है। इनमें से कौन है जो इसका लक्षण देखने को नहीं मिलेगा। सो अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे, ठीक है, वेरी फर्स्ट बोल रहे हैं कि पोजिशंस ऑफ इनहेलेंट एंड एक्सहेलेंट साइफोन्स डेराइव फ्रॉम द मेंटल, मतलब कि बिल खोदने के लिए प्रायुक्त पार्श्व रूप से चपटा पेड़ होना चाहिए। इनहेलेंट एंड एक्सहेलेंट साइफोन्स डेराइव फ्रॉम द मेंटल। तो बेटा अगर हम बात करें तो ये एकदम करेक्ट बात बोलेगी, मेंटल से डेराइव्ड होते हैं, ठीक है। एंड वाटर फ्लो और फीडिंग के लिए भी बेटा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इनहेलेंट एंड एक्सहेलेंट साइफोन मेंटल से डेराइव्ड होंगे और बेटा ये क्या होंगे, वाटर फ्लो एंड फीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। तो ये करेक्ट बात बोल दी है। फिर इसमें वाला प्रेजेंस ऑफ 2 पेयर ऑफ नेफ्रेडिया फॉर एक्सक्रीशन, मतलब मेंटल से व्युत्पत्ति। बेटा इसका थोड़ा ये है ना, हिंदी थोड़ी अलग लग रही है, इसकी हिंदी अलग है, बिल खोदने के लिए ये ना, ये हिंदी अलग है, ये इसको हिंदी मत पढ़ो। ये एक्चुअली मैंने इसकी हिंदी कहीं और से, मतलब 2 पेपर थे ना, सेट 1 और सेट 2 ऐसे, तो हिंदी सेट 2 की ले लिया और सेट 1 का मैंने ले लिया है क्या, इंग्लिश। तो दैट्स वाई इसकी हिंदी गलत हो गई। समझ रहे हो मेरी बात को। मेंटल व्युत्पत्ति, ये देखो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ये वाला, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो मेंटल से व्युत्पन्न श्वास नली में और उत्सर्जन साइफन की उपस्थिति, ये फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। बिल खोदने के लिए ये थोड़ा गलत हो जाएगा, मतलब कि ये नंबरिंग यहाँ पे है ना, ये सफल हो रखी है, तो इसको हिंदी वाले को मत पढ़ो, अपन इंग्लिश के हिसाब से आंसर दे देते हैं इसका, ठीक है। तो एकदम करेक्ट बात बोल दी इन्होंने। सेकंड देखते हैं प्रेजेंस ऑफ, इसका हिंदी नहीं पढ़ना है, इसका हिंदी पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसके हिंदी को हाइड करते हैं अपन लोग को, इसकी हिंदी को हाइड कर देता हूँ मैं ताकि आप लोगों को दिखेगी नहीं। हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हिंदी क्या है, इसका ऑप्शंस क्या हो गए, एक तरह से गलत वो हो गए, तो इसलिए अपन हिंदी नहीं देख रहे, अपन इंग्लिश देखते हैं अब इसका। आ जाओ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैल्सीपोडन बाइवॉल्व मॉलस्क। तो इसमें बोला है पोजीशन ऑफ इनहेलेंट एंड एक्सहेलेंट साइफोन्स डेराइव फ्रॉम द मेंटल। तो सही बात बोल दी इन्होंने यहाँ पे, अगर आप देखोगे एकदम परफेक्ट बात बोली है, क्योंकि देखो यहाँ पे इनहेलेंट एंड एक्सलेंट साइफोन देखने को मिलते हैं। इनहेलेंट एंड एक्सलेंट साइफोन का मतलब क्या होता है, मेंटल से डेराइव होते हैं और वाटर फ्लो एंड फीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये एकदम करेक्ट बात बोली, ठीक है। नॉट बोलना है, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रेजेंस ऑफ 2 पेयर ऑफ द नेफ्रेडिया फॉर एक्सक्रीशन। तो अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पे क्या 2 पेयर ऑफ नेफ्रेडिया होते हैं। तो बेटा मोलस्क के अंदर जनरली 1 पेयर, मतलब कि मेटा नेफ्रेडिया होता है, 2 पेयर नहीं देखने को मिलते, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। आंसर हमारा सेकंड ही होगा, आंसर हमारा सेकंड ही देखने को मिलेगा। थर्ड बोल रहा है एब्सेंस ऑफ रेडुला एंड रेलियंस ऑन सस्पेंशन फीडिंग। सो इन्होंने यहाँ पे बोला एब्सेंस ऑफ रेडुला, रेडुला एब्सेंट होगा, तो बाइवॉल्व में रेडुला एब्सेंट होता है, ये फीडर होते हैं, फीडर्स होते हैं, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ये एकदम करेक्ट बात बोल दी, यहाँ पे भी ये भी करेक्ट हो गया। ए लैटरली कंप्रेस्ड फुट यूज फॉर ब्रोइंग। तो बेटा ये भी एकदम सही बात बोली इन्होंने। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे फुट ब्रोइंग के लिए अडेप्टेड होते हैं, मतलब बिल खोदने के लिए हम बोल सकते हैं, ठीक है, खुजाने के लिए, खोदने के लिए, बेटा ये बिल खोदने के लिए बेटा यहाँ पे इनके पास में लैटरली कंप्रेस्ड फुट प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी एकदम करेक्ट बात बोल दी है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इनकरेक्ट है वो सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिंदी वाला मत पढ़ना, हिंदी वाले में दिक्कत है इसके, मतलब कि मुझसे गलती हुई है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, क्योंकि मतलब 2 सेट थे, अगर एक मेरे पास 2 सेट आए हुए हैं पेपर के, ठीक है। तो एक सेट के अंदर अगर थोड़ा बहुत एरर दिखता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, एक का इंग्लिश मीडियम ले लेता हूँ, एक का हिंदी मीडियम ले लेता हूँ। पर दिक्कत कहाँ हो गई, ध्यान में गैर नहीं किया कि दोनों क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शन भी सफल हो रखे हैं। ऑप्शन सफल हो रखे हैं तो डेफिनेटली बेटा हिंदी उनके मैच ही नहीं करेगी, ऑप्शन वाइज तो नहीं करेगी। दैट्स वाई हम आपको यहाँ पे इसको रिमूव करना पड़ गया, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, आप लोग आप लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। सो विच फ्लावर फॉर्मूला शो हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब हो गया बाइसेक्सुअल हो गया, बोलो हाँ या ना, बाइसेक्सुअल है बोलो,
इसने बोला यहाँ पे हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। तो फ्लावर में मेल एंड फीमेल दोनों देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेल और यहाँ पे हम बात करें फीमेल, दोनों को साथ में मिला दो तो हर्माफ्रोडाइट ये हो गया। तो यहाँ पे पहली बात तो जैसे इसने ये बोला हर्माफ्रोडाइट, तो बेटा हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, देखो यहाँ पे ब्रैक्ट प्रेजेंट है सबके अंदर, ब्रैक्ट प्रेजेंट है सबके अंदर, तो इसको एलिमिनेट ही नहीं कर सकते ब्रैक्ट से। फिर इसने बोला जाइगोमॉर्फिक है, सबके अंदर जाइगोमॉर्फिक है, यहाँ पे हम एक्टिनोमॉर्फिक है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखो यहाँ पे ओनली एंड ओनली क्या है बेटा, यूनिसेक्सुअल, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल है, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल, तो इन दोनों को एलिमिनेट कर दो। यहाँ पे बाइसेक्सुअल है, यहाँ पे बाइसेक्सुअल है, ओके, हम सेकंड को पिक करेंगे या फोर्थ को पिक करेंगे। फिर आते हैं बेटा यहाँ पे गैमोपेटेलस है, गैमोपेटेलस कोरोला है, ओके। तो गैमोपेटेलस का कोरोला का मतलब क्या हो गया, पेटल्स क्या होते हैं, गैमो मतलब फ्यूज फॉर्म के अंदर होने चाहिए, मतलब कि ब्रैकेट के अंदर बंद होने चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, ये बाइसेक्सुअल लगा दिया, और गैमोपेटेलस है तो मतलब कि यहाँ पे हमारे पास में कोरोला, या अपन बात करें, अब देखो कैलेक्स का अपन इन्होंने दिया नहीं है, गैमोपेटेलस कैलेक्स कोरोला कुछ बोला नहीं है। अब यहाँ पे कैलेक्स के अगर अपन कौन सा देखें, एक तो अपन सेकंड देखें तो यहाँ पे देखो कैलेक्स, और यहाँ पे अगर अपन किसको देखें, फोर्थ को देखें कैलेक्स, दोनों सेम ही दे रखे हैं, तो यहाँ पे हम दोनों को ही सेम लगा लेते हैं कैलेक्स। यहाँ पे देखो यहाँ पे इन्होंने दोनों ही केस में 1/4 यहाँ पे ऐसे दे रखा है, तो दोनों ही केस में अपन क्या कर सकते हैं, या 4/1 ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो ये दोनों ही केस में अपन सही कर लेते हैं। अब कोरोला की बात करें, यहाँ पे कोरोला 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 कैलेक्स, तो देखो ये रहा, अपन को इसको एलिमिनेट करना है ना, इसको हटा दिया है ना अपन ने, ये बहुत कन्फ्यूज क्रिएट कर रहा है, इसको हटाओ एक बार, आ जाओ। अब इसके पास आओ, कोरोला के पास आओ, देखो यहाँ पे तो बेटा ब्रैकेट के अंदर ही है, यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर ही है, अच्छा दोनों के अंदर ब्रैकेट के अंदर है, तो हम बोल सकते हैं देखो कोरोला की केस में अगर हम बात करें, कोरोला ब्रैकेट के अंदर ही है 4/1, ओके। एंड इन्होंने बोला है कि गैमोपेटेलस है फॉर, यहाँ पे क्या देखने को मिला, डाईएडेनमस स्टेमन देखने को मिलेगा। डाईएडेनमस का मतलब है 2 बंडल हुए, मतलब यहाँ पे 4 है, मतलब कि 4 स्टेमन है, और डाईएडेनमस मतलब कि भैया 2 बड़े हो सकते हैं, 2 छोटे हो सकते हैं, मतलब 2 ग्रुप के अंदर हो सकते हैं। तो हम बोलेंगे डाईएडेनमस मतलब 4 है, इन्होंने बोल रखा 4 है, मतलब 4 स्टेमन है। एंडोस्टियम अगर हम बात करें, एक मिनट देख लूँ, कट तो नहीं रहा है, कट रहा है, इसको थोड़ा सा अपन नीचे ले आते हैं। हाँ, अब अपन बात करें यहाँ पे देखो 4 है, एडेनोसियम 4 होंगे, डाईएडेनमस है तो मतलब 2+2 के अरेंजमेंट में होंगे, यहाँ पे 2+2 का अरेंजमेंट में देखने को मिलेगा। तो 2+2 का अरेंजमेंट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अभी यहाँ तक अपन के पास सिमिलरिटी देखने को मिल रही है, और यहाँ पे एपिपेटलस कंडीशन देखने को मिल रही है। आपका अगर बात करो पेटल्स है ना, आपका स्टेमन से फ्यूज फॉर्म में है, तो एपिपेटलस कंडीशन भी देखने को मिल रही है। कैसी कंडीशन है, एपिपेटलस, जब आपके कोरोला आपके स्टेमन से फ्यूज होते हैं। आपके अगर मैं बात करूँ कौन, आपके पिस्टल आपका किससे फ्यूज है बेटा, स्टेमन से फ्यूज है, तो हम क्या बोलेंगे, कोरोला एंडोस्टियम से फ्यूज है, तो हम क्या बोलेंगे, एपिपेटलस कंडीशन बोल देंगे। तो यहाँ पर तक सेम है, यहाँ तक देखो बेटा सेकंड, और यहाँ पे भी सेम है। इसने बड़ा एक चीज़ क्या बोली, इसने बोला सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, तो सुपीरियर ओवरी की केस में बेटा गाइनोसियम ऊपर होगा, और यहाँ पे इन्होंने इन्फीरियर ओवरी दे दी। अच्छा, मतलब कि इतना देखना ही नहीं था। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे देख लेता ना, यहाँ पे और हर्माफ्रोडाइट देख लेता, तो मैं आंसर लगा सकता था। हाँ, हर्माफ्रोडाइट मतलब कि मेरे को देखना था बाइसेक्सुअल है, मेरे को बस इतना से देखना था, हर्माफ्रोडाइट मेरे को बाइसेक्सुअल देखना था, ओके। गैमोपेटेलस कंडीशन देखनी थी, या मैं ओवरी का भी देख लेता। देखो आपका ये इसने तो एलिमिनेट कर दिया बेटा फर्स्ट को, और किसको एलिमिनेट कर दिया, थर्ड को। और ओवरी सुपीरियर अगर मेरे को पता था, ओवरी सुपीरियर से मैं इसको क्या कर सकता था, मैं इसको एलिमिनेट कर सकता था, किसको, फोर्थ को एलिमिनेट कर सकता था। बोलो हाँ या ना, मैं किसको एलिमिनेट कर सकता था, ओवरी सुपीरियर से, मैं ओवरी सुपीरियर से मैं फोर्थ को एलिमिनेट कर सकता था, और मेरा आंसर यहाँ पे क्या निकल जाता, सेकंड निकल जाता ईजिली। तो ओवरी सुपीरियर है तो भैया ये लो ओवरी सुपीरियर बना दो। अब यहाँ पे इन्होंने ये तो बोला ही नहीं बाइकार्पलरी है कितनी है, तो इन्होंने यहाँ पे देखो यहाँ बोल रखा है, यहाँ पे बाइकार्पलरी है, सिनकार्पस है, हम बोल सकते हैं साथ साथ है, ठीक है। सो एपोकार्पस नहीं बोलेंगे, सिनकार्पस बोलेंगे, एंड बाइकार्पलरी हमें देखने को मिली है यहाँ पे। सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अगर बेटा इसके हिसाब से अगर आप चलते हैं ना, और इस साइन को अगर आपको समझ में आता है कि साइन क्या बोल रहे हैं, तो आराम से इस क्वेश्चन में फैमिली तो पूछी ही नहीं है, कौन सी फैमिली है, हमसे तो ये पूछा है कि भैया अगर ऐसा कोई आपको स्टेटमेंट दे दिया जाए और आपको पूछा जाए कि भैया इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो बेटा ऐसे कैसे निकालोगे। आप देख लेते सुपीरियर ओवरी, तो यहाँ पे जाते देखो सुपीरियर ओवरी यहाँ पर दे रखी है, सुपीरियर ओवरी यहाँ दे रखी है, इन दोनों ही केस में सुपीरियर ओवरी नहीं है, तो इनको दोनों का एलिमिनेट कर दो। और हर्माफ्रोडाइट के केस में ये भैया हर्माफ्रोडाइट नहीं है, ये यूनिसेक्सुअल है, तो भैया इसको एलिमिनेट कर दो, ऑटोमेटिकली आंसर हमारा सेकंड निकल जाएगा। तो पहले हम डिटेल वाला एक्सप्लेनेशन भी देंगे, फिर हम एकदम शॉर्ट वाला एक्सप्लेनेशन भी देंगे कि कैसे इसको एकदम क्विकली हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्विकली इसको हम पहचान सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि कैसे हम जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसको सॉल्व करें। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर विल बी सेकंड हो जाएगा। इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चन से आज के ख़त्म हुए हैं, हमारे 10 क्वेश्चन, और हमारे टोटल आरपीएससी के मैं आपको 90 क्वेश्चन करा चुका हूँ, आपके जो 2026 के पेपर में हुए जो अभी आया था लेटेस्ट के अंदर।
ठीक है। 60 क्वेश्चन और बाकी है, वो भी मैं आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है। धीरे धीरे अपन सारे क्वेश्चन अपन अपलोड करेंगे। मैं 2024 का पेपर भी आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। एंड इसी के साथ में आपको एक और अनाउंसमेंट भी बोल कर देता हूँ, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे या जो भी कैंडिडेट आरपीएससी 2026 के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या जो अप्लाई कर चुके हैं एंड जो वापस से तैयारी करना चाह रहे हैं, मैं बता देता हूँ कि अभी हम आरपीएससी 2026 का जो पेपर दे चुके हैं उन बच्चों के लिए एक खुशखबरी क्या है कि हम बैच लॉन्च करने वाले हैं आरपीएससी 2026 के रिगार्डिंग। फर्स्ट ग्रेड का बैच आपके लिए लॉन्च हो चुका है एंड EMRS होगा, उसकी प्रिपरेशन भी हम इसके अंदर करेंगे। हम इसके अंदर KVS के फॉर्म की भी, NVS के फॉर्म की भी हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, प्रिपरेशन करने वाले हैं। मतलब टारगेट ये होगा कि हमारा सिलेक्शन बेटा इनमें से किसी एक में तो हो ही जाए, जितने भी कैंडिडेट हमारे पास में आते हैं। गवर्नमेंट जॉब लग गई तो बल्ले बल्ले है। तो हमारा जो बैच स्टार्ट होने वाला है 15 से स्टार्ट होने वाला है। बट अभी एक और न्यूज़ आई है, न्यूज़ ये आ रही है कि अभी आप लोगों के जो CSR नेट JRF वाले बच्चों के एग्ज़ाम है वो 17-18 तारीख की डेट आ रही है उनकी, ठीक है। एंड एक और एग्ज़ाम आ रहा है, कौन सा एग्ज़ाम है दिमाग से निकल रहा है, तो मे भी अपन थोड़ा बहुत 15 के बाद अपन डेट ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम है तो बच्चे क्लास में तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि बच्चों ने बोला है सर हमारा एग्ज़ाम है CSR नेट का, तो आप डेट थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दो, तो मे भी अपन डेट आगे एक्सटेंड कर दे, मैं आप लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बट अभी तक तो 15 जुलाई हमारी डेट फिक्स है कि 15 जुलाई को हमारा क्लास आना स्टार्ट हो जाएगी 15 जुलाई से। तो इनकेस अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना है तो आप नंबर आपको चलिए रहे हैं, आप लोग देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर होते हैं, थंबनेल के ऊपर भी नंबर है, आप मैसेज कर सकते हो और कोर्स के रिगार्डिंग पूरी डिटेल ले सकते हो कि कैसे हम ये कोर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं, कैसे हम इसको एंड तक लेके चलेंगे, क्या क्या टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो ये तो देखो कोई भी शक वाली बात ही नहीं है, सारे टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं, कोई भी सिंगल टॉपिक हम इसमें छोड़ेंगे नहीं, सारा टॉपिक A to Z सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा का सारा टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन आप देख ही चुके हैं कि क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कैसे होने वाला है, कैसे हम आपको ये टॉपिक समझाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को एकदम परफेक्ट करना, सारे क्वेश्चन के आंसर लगाना, एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ में लेते हैं वो, एंड अगर जैसे कि ये क्वेश्चन आया है इसमें अपने एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ में लिया था, समझ रहे हो मेरी बात को, तो एलिमिनेशन मेथड के साथ में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये सारा चीज़ सीखना चाहते हो एंड सिलेक्शन चाहते हो, फर्स्ट मतलब प्रायोरिटी तो सिलेक्शन है ना, सिलेक्शन चाहते हो तो प्लीज़ 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 फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। सेशन अच्छा लगा हो तो अब लाइक कर लो, क्योंकि लाइक के लिए मैं पहले नहीं बोलता हूँ, क्योंकि लाइक तब करना बनता है जब हमारे को कुछ अच्छा लगे। अच्छा नहीं लगा है आते ही बोलो लाइक करो, लाइक क्यों करेंगे भैया, हमें पहले अच्छा तो दिखाओ। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो, ठीक है। और सब्सक्राइब पहले क्यों बोलता हूँ, क्योंकि सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आपके काम का हो सकता है, जल्दीबाजी में क्या पता आप स्किप कर दो, सब्सक्राइब करके जाओ ताकि आपको मिल जाएगा चैनल आने वाले टाइम में। क्या पता फीड में नहीं आए तो आप लोगों के फीड मतलब आपकी यूट्यूब की फीड के अंदर नहीं आया दोबारा तो दिक्कत हो जाएगी। सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर दो, अपने हर उस दोस्त से शेयर कर दो जिसको पता चल जिसके पास में एक नॉलेज नहीं है कि भैया मेरे को फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, कहाँ से करनी है, उसको पता ही नहीं है, ठीक है। ये कोचिंग आ चुकी है जो इस तरह से हमारे को आपको प्रिपेयर करा रही है। सो अगर चाहते हो अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही सॉलिड फॉर्म में प्रिपेयर करना, सो आ जाओ, मिलते हैं और अपन आगे सिलेक्शन लेते हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, बाय, टेक केयर तब तक के लिए।